दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे, पिछले टॉपिक के अंदर हम बात कर रहे थे आमेर का जो कछवा वंश था उसके बारे में बात कर रहे थे। तो हमारा पार्ट 1 था। आज उसके सेकंड पार्ट में सवाई ईश्वरी सिंह से आगे की बात करेंगे। अर्थात सवाई जय सिंह थे। सवाई जय सिंह के पुत्र कौन थे? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। तो उसके आगे की जानकारी हम इस पार्ट के अंदर देखेंगे। तो सवाई ईश्वरी सिंह का शासनकाल था हमारे 1743 से लेकर 1750 तक का। सवाई ईश्वरी सिंह के टाइम पे एक युद्ध लड़ा जाता है, वो था हमारा राजमहल का युद्ध। कौन सा युद्ध? राजमहल का युद्ध। ये हमारे 1747 में लड़ा जाता है। राजमहल का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? टोंक में। राजमहल कौन सी जगह पे? टोंक में। अब इस युद्ध के बारे में बात करते हैं। ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह प्रथम। सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह प्रथम दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध को हम क्या कहते हैं? राजमहल का युद्ध। राजमहल के युद्ध की बात करें तो इसमें क्या सवाई ईश्वरी सिंह का साथ कौन दे रहा था? भरतपुर का राजा सूरजमल। भरतपुर का राजा सूरजमल क्या कर रहा था? सवाई ईश्वरी सिंह का साथ दे रहा था। और जबकि राजमहल के युद्ध में सवाई माधो सिंह प्रथम का साथ किसने दिया था? मेवाड़ के राजा जगत सिंह द्वितीय ने, बूंदी के राजा उमेद सिंह ने, और कोटा के राजा दुर्जन साल और मराठे। तो जो माधो सिंह था, तो माधो सिंह प्रथम का साथ किस किसने दिया था? हमारे 4 एंटिटी हैं। पहले मेवाड़ के राजा जगत सिंह द्वितीय जो उनके नाना थे, फिर बूंदी का राजा उमेद सिंह, कोटा का राजा दुर्जन साल और मराठे। ये 4 लोग थे। ये क्या कर रहे थे? माधो सिंह प्रथम का साथ देते। लेकिन क्या होता है? राजमहल के युद्ध में सवाई ईश्वरी सिंह जीत जाता है। कौन जीत जाता है? सवाई ईश्वरी सिंह इस युद्ध में जीत जाता है। और इस युद्ध के अंदर जीत की खुशी में ईश्वरी सिंह क्या करता है? सरगासुली या ईसरलाट की स्थापना करवाता है। ईसरलाट या सरगासुली की बात करें तो राजमहल की युद्ध की जीत में सवाई ईश्वरी सिंह ने जयपुर में ईसरलाट का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? ईसरलाट का निर्माण करवाया। किसने? ईश्वरी सिंह ने। क्यों करवाया? क्योंकि इन्होंने राजमहल की युद्ध में जीत हासिल की थी। और ईसरलाट को अब क्या बोलते हैं? सरगासुली। और ईसरलाट या सरगासुली क्या? जयपुर में एक 7 मंजिला स्तंभ है। इस पर चढ़कर यदि आप जयपुर को देखते हैं तो पूरा जयपुर आपको एक साथ दिखता है। फिर अगला युद्ध आता है हमारा बगरू का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध 1748 में लड़ा गया था। और बगरू कहाँ है? ये हमारे जयपुर में। जयपुर के रहने वाले तो लोग तो बगरू को आसानी से समझते हैं। जो बगरू का युद्ध 1748 में बगरू नामक स्थान पे हुआ था। और किन किन के बीच हुआ? वापस वही सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह प्रथम दोनों के बीच में लड़ा जाता है। ईश्वरी सिंह का साथ वापस कौन देता है? भरतपुर का राजा सूरजमल। और माधो सिंह का साथ कौन देता है? वही उनके नाना जगत सिंह द्वितीय, बूंदी के राजा उमेद सिंह, कोटा के राजा दुर्जन साल और मराठे। तो वापस ये चारों के चारों क्या करते हैं? माधो सिंह प्रथम का साथ देते हैं। अब इस युद्ध में उल्टा फेर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में क्या होता है? माधो सिंह प्रथम की जीत हो जाती है। किसकी जीत हो जाती है? माधो सिंह प्रथम की इसमें जीत हो जाती है। और बगरू का युद्ध जीतने के बाद क्या होता है? बगरू का युद्ध जीतने के बाद ईश्वरी सिंह ने क्या किया? माधो सिंह प्रथम को क्या किए? 5 परगने दिए। जीतने के बाद क्या किया? 5 परगने किसको देने पड़े? माधो सिंह प्रथम को। और बगरू के युद्ध के बाद उमेद सिंह को क्या मान लिया गया? बूंदी का राजा मान लिया गया। उमेद सिंह था तो उमेद सिंह को क्या माना गया? बूंदी का राजा मान लिया गया था। बगरू के युद्ध के बाद मराठों को युद्ध हर्जाना भी देना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब मराठी किसी से युद्ध लड़ते थे तो जब उसको हरा देते थे तो हारने वालों से क्या लेते थे? युद्ध हर्जाना लेते थे। क्या करते थे? युद्ध हर्जाना लेते थे। तो ईश्वरी सिंह से क्या लिया गया? युद्ध हर्जाना लिया गया। बगरू के युद्ध के बाद मराठों ने ईश्वरी सिंह को युद्ध हर्जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान किया। क्यों? क्योंकि ईश्वरी सिंह के पास पैसे खत्म हो गए थे। तो बार बार मराठी क्या करते थे? युद्ध हर्जाने के नाम पे बहुत सारा पैसा ऐंठते थे। और मराठों से के द्वारा युद्ध हर्जाने के लिए परेशान रहने के कारण ईश्वरी सिंह ने क्या की? आत्महत्या कर ली। क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि वह पैसे तो चुका नहीं पाएगा और मराठे उसको परेशान करते रहेंगे। तो ईश्वरी सिंह क्या करता है? इस कारण आत्महत्या कर लेता है। और सवाई ईश्वरी सिंह राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजा है जिसने मराठों से परेशान होकर आत्महत्या की थी। अब ईश्वरी सिंह खत्म हो जाते हैं। उनके बाद आते हैं सवाई माधो सिंह प्रथम, जो उनके भाई थे, चंद्रकुमारी के पुत्र। तो इनका शासनकाल 1750 से 1738 तक रहा। अब जो मराठे थे उनको तो पैसा चाहिए था, चाहे ईश्वरी सिंह दे चाहे माधो सिंह दे। तो फिर मराठों ने ईश्वरी सिंह के स्थान पर किसको परेशान करना शुरू कर दिया? सवाई माधो सिंह प्रथम को। अब सवाई माधो सिंह ने एक प्लान बनाया। उन्होंने मराठों से कहा कि आप हमारे जयपुर आइए
जयपुर आके थोड़ा घूमिए। तो जयपुर जब आते हैं तो जयपुर में आने के बाद मराठे घूमते रहते हैं। तो माधो सिंह क्या करता है कि जितने भी 7 गेट थे, सातों गेटों को बंद करवा देता है। अजमेरी गेट, सांगनेरी गेट, न्यू गेट, ये सारे गेट है उनको बंद करवा देता है। और मराठों का क्या करता है, कत्लेआम करवा देता है। जितने मराठे आए थे घूमने के लिए उन सबको मरवा देता कौन, सवाई माधो सिंह। कब, 1751। अब बात करें सवाई माधो सिंह प्रथम और जब मराठे एक दूसरे के एंटी हो जाते, एक दूसरे के विरोधी हो जाते, तो उनके बीच में एक युद्ध होता है। वो था हमारा कांकोड़ का युद्ध। कौन सा युद्ध, कांकोड़ का युद्ध। ये लड़ा गया था 1759 में। कांकोड़ कहाँ पे, राजस्थान में टोंक जिले में एक जगह है, कांकोड़ वहाँ पे जगह है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कांकोड़ का युद्ध। कांकोड़ का युद्ध 1759 में टोंक के कांकोड़ नामक स्थान पे हुआ था। कांकोड़ का युद्ध क्या, सवाई माधो सिंह प्रथम और मराठों के बीच में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था कांकोड़ का युद्ध, सवाई माधो सिंह प्रथम और मराठों के बीच में। अब इसमें बात करें तो कांकोड़ के युद्ध में सवाई माधो सिंह प्रथम ने क्या किया, मराठों को हरा दिया था। तो सवाई माधो सिंह प्रथम क्या थे, शक्तिशाली बनता जा रहा था, तो उसने क्या किया, मराठों को इस युद्ध में हरा दिया था। फिर अगला युद्ध आता है बंटवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध, बंटवाड़ा का युद्ध के बारे में बात करें तो ये युद्ध क्या 1761 में लड़ा गया था। बंटवाड़ा कहाँ पड़ता है, हमारे 12 जिले में एक जगह है बंटवाड़ा, तो वहाँ पे युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में किस किस के बीच लड़ा गया था, सवाई माधो सिंह प्रथम और कोटा के राजा शत्रुसाल, इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में था बंटवाड़ा का युद्ध, जयपुर के राजा तो हमारे माधो सिंह प्रथम थे और कोटा के राजा कौन थे, शत्रुसाल। तो इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया और इसमें कौन होता है, शत्रुसाल जीत जाता है। जो बंटवाड़ा के युद्ध में कौन जीत जाता है, कोटा का राजा शत्रुसाल जीत जाता है। और बंटवाड़ा के युद्ध में क्या, कोटा के राजा शत्रुसाल की तरफ से सेनापति कौन था, कोटा का जालिम सिंह झाला। कौन था, कोटा का जालिम सिंह झाला क्या था, ये शत्रुसाल की तरफ से सेनापति था। अब माधो सिंह को हमने देख लिया, ईश्वरी सिंह के बाद माधो सिंह बनते हैं। अब माधो सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में बात करते हैं। इसने सवाई माधोपुर नामक एक शहर बसाया, चाकसू के अंदर शीतला माता मंदिर बनवाया, साथ ही साथ मोती डूंगरी का जो महल है उसका निर्माण करवाया जयपुर। तो हम देख चुके हैं। सवाई माधोपुर की बात करें तो 1763 में सवाई माधोपुर नामक शहर बसाया, जब सवाई माधोपुर नाम का जिला है। किसने बसाया था, सवाई माधो सिंह ने। अगला मंदिर है तो अगला मंदिर है हमारे शीतला माता मंदिर। ये कहाँ, चाकसू में मंदिर है। इसी के पास गधों का मेला लगता है और ये बच्चों की रक्षक देवी के रूप में पूजी जाती है। कौन, शीतला माता। फिर आता है हमारा मोती डूंगरी महल। तो जयपुर मोती डूंगरी का महल किसने बनवाया था, सवाई माधो सिंह प्रथम ने। माधो सिंह प्रथम के बाद बात करते हैं सवाई प्रताप सिंह के बारे में। सवाई प्रताप सिंह की बात करें तो सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल 1778 से 1803 के बीच में रहा। वैसे तो ये सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये समय काल के समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जयपुर के राजा थे सवाई प्रताप सिंह। इनको क्या, ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे। जयपुर के राजा क्या, सवाई प्रताप सिंह क्या करते थे, ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे। सवाई प्रताप सिंह की जो कविताएं थी उनके संग्रह को क्या बोलते थे, ब्रजनिधि ग्रंथावली। क्या बोलते थे, ब्रजनिधि ग्रंथावली। किसे कहा जाता था, सवाई प्रताप सिंह की जो कविताएं थी उनके संग्रह को ब्रजनिधि ग्रंथावली कहा जाता था। और सवाई प्रताप सिंह का काव्य गुरु कौन था, गणपति भारती। सवाई प्रताप सिंह का काव्य गुरु कौन था, गणपति भारती था। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर में तमाशा जो लोकनाट्य था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो सवाई प्रताप सिंह की बात कर रहे हैं तो सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में क्या हुआ, जयपुर में तमाशा नामक जो लोकनाट्य है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। और तमाशा जो लोकनाट्य है उसके लिए बंशीधर को महाराष्ट्र से जयपुर लाया गया था। ये चीज़ सिखाने के लिए यहाँ के कलाकारों को किसे लाया गया था, बंशीधर भट्ट को। सवाई प्रताप सिंह की बात करें तो सवाई प्रताप सिंह के दरबार में क्या थे, 22 कलाकार थे, 22 विद्वान रहा करते थे। और इन 22 कलाकारों को क्या बोलते थे, गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी कहा जाता था। क्या कहते थे, गंधर्व बाईसी, प्रताप बाईसी। क्या था, सवाई प्रताप सिंह के जो 22 कलाकार थे या विद्वान थे उनको क्या बोलते थे, गंधर्व बाईसी या फिर हमारे प्रताप बाईसी। तो इन शब्दों को भी आप याद रखेंगे। सवाई प्रताप सिंह ने क्या किया, 22 कलाकारों विद्वानों के लिए गुणीजन खाना नामक एक विभाग बनाया था। विभाग का नाम क्या था, गुणीजन खाना। ये विभाग बनाया था विद्वानों के लिए, जहाँ पे 22 विद्वान रहते थे। फिर बात करें चांदखा की। किसकी, चांदखा के बारे में बात करें तो चांदखा की बात करें तो ये सवाई प्रताप सिंह का संगीत गुरु था।
सवाई प्रताप सिंह का संगीत गुरु कौन था? चांद खा। सवाई प्रताप सिंह ने चांद खा को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? बुद्ध प्रकाश की उपाधि किसको दी गई थी? चांद खा को। और चांद खा के द्वारा स्वर सागर नामक एक किताब लिखी गई थी। कौन सी किताब? स्वर सागर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? चांद खा के द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे, चांद खा के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? स्वर सागर नामक किताब लिखी गई थी। अब आगे बात करेंगे हम तुंगा का युद्ध। तुंगा तो आपको पता है, लालसोट के पास में नाम की एक जगह है तुंगा। तो तुंगा के युद्ध के बारे में बात करें। तुंगा का युद्ध 1787 में जयपुर में लालसोट के पास में तुंगा नामक स्थान पर लड़ा गया था। तुंगा नामक जगह है, उस जगह पर लालसोट के पास में, वहाँ पे तुंगा नामक युद्ध लड़ा गया था। अब ये युद्ध 1787 में लड़ा गया और किस किस के बीच में लड़ा गया? वही मराठे वापस। मराठों ने माधो सिंह को छोड़ा तब किसको पकड़ लिया? प्रताप सिंह को। तो सवाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। तुंगा के युद्ध में क्या मराठों की तरफ से कौन था सेनापति? महादजी सिंधिया। तुंगा के युद्ध में क्या था? मराठों की तरफ से सेनापति कौन था? महादजी सिंधिया। और तुंगा के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह ने क्या किया था? मराठों को हरा दिया था। तो इसी तरह माधो सिंह ने भी मराठों को हरा दिया था। तो तुंगा के युद्ध में क्या प्रताप सिंह ने भी मराठों को हरा दिया था। फिर अगला युद्ध आता पाटन का युद्ध। कौन सा युद्ध? पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध हमारे 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में पाटन का युद्ध होता है। तो पाटन के युद्ध की बात करें तो पाटन का युद्ध 1789 में सीकर जिले में जो पाटन नाम की जगह है वहाँ पे लड़ा गया था। कहाँ पे? सीकर के पाटन नामक जगह पे लड़ा गया था। अब इस युद्ध की बात करें तो पाटन का युद्ध जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर के राजा विजय सिंह, इन दोनों की सेनाएं मिल जाती है और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? मराठों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। क्यों? कि प्रताप सिंह अकेले नहीं लड़ सकते थे। प्रताप सिंह क्या थे? अकेले मराठों से युद्ध नहीं लड़ सकते थे। इस वजह से इन्होंने जोधपुर के राजा थे ना विजय सिंह, उनसे सहायता मांगी और दोनों की सेनाओं को संयुक्त किया गया और उन्होंने मराठों के खिलाफ युद्ध लड़ा। अर्थात पाटन का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? जयपुर और मारवाड़ की तो संयुक्त सेना थी। क्या थे? जयपुर मारवाड़ की संयुक्त सेना। दूसरी तरफ कौन थे? मराठे। अब ये युद्ध इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि पाटन के युद्ध में मराठों का सेनापति कौन था? डिबोई। कौन था? डिबोई। और डिबोई कौन था? एक फ्रांसीसी। तो उनकी सेना कैसी बन गई थी? एक व्यवस्थित सेना बन गई थी। इस वजह से क्या होता है? पाटन के युद्ध में मराठों की जीत हो जाती है। पाटन के युद्ध में क्या होता है? मराठों की जीत हो जाती है और हमारे प्रताप सिंह हार जाते हैं। फिर आता हमारा मालपुरा का युद्ध। ये सन 1800 में लड़ा गया था। मालपुरा का युद्ध 1800 में टोंक जिले के मालपुरा नामक जगह पे लड़ा गया था। मालपुरा का युद्ध क्या है? जयपुर के सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर राजा भीम सिंह की सेना दोनों मिल जाती है। दोनों सेनाएं मिलती है और मराठों के खिलाफ ये युद्ध लड़ती है। तो वापस कौन कौन लड़ते हैं? ये एक तो हमारे भीम सिंह है जोधपुर के, और दूसरी तरफ साथ में कौन है उसके? सवाई प्रताप सिंह। किसके खिलाफ लड़ते हैं? हमारे मराठों के खिलाफ। तो वही बात, पाटन का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? जयपुर और मारवाड़ की संयुक्त सेना और मराठों के बीच में लड़ा गया था। मालपुरा के युद्ध की बात करें तो मराठों का सेनापति कौन था? दौलतराव सिंधिया। अब क्या है? मराठे शक्तिशाली होते जा रहे थे, इसलिए मराठों की जीत भी होती जा रही थी। तो मालपुरा के युद्ध में क्या? मराठों की जीत हो जाती है। मालपुरा के युद्ध में क्या होता है? मराठों की जीत हो जाती है। सवाई प्रताप सिंह की हम बात करें तो सवाई प्रताप सिंह ने बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे जीते भी, लेकिन मराठों के साथ कई युद्धों में उनको हार का सामना भी करना पड़ा था। अब सवाई प्रताप सिंह की कुछ उपलब्धियों के बारे में बात करें तो उनकी प्रमुख उपलब्धियों में एक उपलब्धि आती है हमारी हवा महल। कौन सी आती है? हवा महल। तो हवा महल के बारे में छोटी छोटी जानकारियां ले लेते हैं, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। हवा महल का निर्माण कर जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। और कब करवाया था? 1799 में। तो हवा महल का निर्माण कब करवाया गया? 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब वास्तुकार की बात करें तो किसके ने डिजाइन बनवाई थी हवा महल की? तो इसके वास्तुकार थे लालचंद्र उस्ता। कौन था? लालचंद्र उस्ता इसका वास्तुकार था। और कैसा बनाया गया था ये हवा महल? हवा महल क्या करती थी? हमारे भगवान श्री कृष्ण का जो मुकुट होता है उसकी तरह इसको बनाया गया था। भगवान श्री कृष्ण का मुकुट था, उस मुकुट के समान इसको बनाया गया था। हवा महल की बात करें तो इसमें 5 मंजिला इमारत है। हवा महल में क्या? 5 मंजिला इमारत है और 5 मंजिलों के अलग अलग नाम है। ये जो 5 मंजिलें हैं, इन 5 मंजिलों के अलग अलग नाम है। कौन कौन से? एक तो हवा मंदिर है, जो सबसे ऊपर वाली मंजिल है उसको हम क्या बोलते हैं? हवा मंदिर। फिर दूसरी आती है प्रकाश मंदिर, ये चौथी मंजिल है। फिर हमारी विचित्र मंदिर, ये तीसरी मंजिल है। फिर हमारे रतन मंदिर, ये दूसरी मंजिल है। और शरद मंजिल क्या है? पहली मंजिल है।
5 मंजिलें कौन कौन सी? हवा मंदिर, प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर, रतन मंदिर और शरद मंदिर। तो ये 5 मंजिला इमारत है। इन पांचों मंजिल के अलग अलग नाम दिए गए। हवा महल की बात करें तो इसको हवा महल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 365 खिड़कियां हैं। क्या 365 खिड़कियां हैं और 953 झरोके हैं। क्या है इसके अंदर? 953 तो झरोके और 365 खिड़कियां हैं। अभी बनाया ही क्यों गया था? क्योंकि जब गणगौर और तीज की सवारियां निकलती थी तो इनकी खिड़कियों में बैठ के रानियां तीज और गणगौर की सवारियां देखती थी। तीज और गणगौर की सवारी क्या करती? रानियां इनकी खिड़कियों में बैठ के देखती थी। आगे बात करते हैं संगीत सम्मेलन की। किसकी बात करें? संगीत सम्मेलन की बात करें। जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा क्या जयपुर में संगीत सम्मेलन का भी आयोजन करवाया गया था। किसका आयोजन करवाया गया? जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। प्रताप सिंह के संगीत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? देवर्षि बृजपाल भट्ट को। किसको बनाया गया था? देवर्षि बृजपाल भट्ट को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। सवाई प्रताप सिंह की जो संगीत सम्मेलन था उसमें शामिल होने वाले सभी सदस्यों के द्वारा क्या राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तक लिखी गई थी। अर्थात जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे इस संगीत सम्मेलन में सबने मिलकर क्या किया? एक किताब लिखी और उस किताब का नाम क्या था? राधा गोविंद संगीत सार। जबकि अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो देवर्षि बृजपाल भट्ट को। तो देवर्षि बृजपाल भट्ट को अध्यक्ष बनाया गया संगीत सम्मेलन का। और पुस्तक की बात करें तो कौन सी पुस्तक लिखी गई? राधा गोविंद संगीत सार। फिर प्रताप सिंह के शासनकाल को हम क्या बोलते हैं? जयपुर के चित्रकला का स्वर्ण काल। चित्रकला की बात करें तो प्रताप सिंह का शासनकाल क्या माना जाता है? जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। कैसे? सवाई प्रताप सिंह ने क्या किया? जयपुर में चित्रकला स्कूल की स्थापना करवाई थी। सवाई प्रताप सिंह ने क्या किया था? जयपुर में चित्रकला स्कूल की स्थापना करवाई थी। लालचंद नामक जो चित्रकार थे उसने जयपुर में की जो चित्रकला स्कूल है उसमें कई चित्र बनवाए थे और वो चित्र किससे संबंधित थे? पशु की लड़ाई से संबंधित। तो पशुओं की लड़ाई से संबंधित चित्र बनवाए थे किसने? लालचंद नामक चित्रकार। तो प्रताप सिंह के बारे में हमने देख लिया। अब आते हैं हमारे जगत सिंह द्वितीय। पहले तो हमारे मिर्जा सवाई मानसिंह थे। तो मानसिंह के बेटे थे जगत सिंह प्रथम। दूसरे ये हमारे सवाई जयसिंह द्वितीय। तो सवाई जयसिंह को याद किया जाता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। अब 1818 में बहुत बड़ा काम किया था अंग्रेजों से संधि करके। पहले तो क्या है कि जो भगवंत दास थे ये मराठों के गुलाम बन गए। बाद में फिर सवाई जगत सिंह द्वितीय अंग्रेजों के गुलाम बन गए। बड़ी खुशी खुशी। तो एक सर कपूर की बात करें तो सर कपूर कहते एक नर्तकी थी। जयपुर के राजा थे सवाई जगत सिंह द्वितीय। जिनका क्या है नाजायज संबंध था किसके साथ? सर कपूर के साथ। इस वजह से सवाई जयसिंह द्वितीय को जयपुर का बदनाम शासक भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि एक नर्तकी थी सर कपूर, उनके साथ उसका संबंध था। और सर कपूर कहते एक डांसर थी। सवाई जो जयसिंह द्वितीय था उसकी प्रेमिका रस कपूर क्या करती थी? शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। इसलिए रस कपूर को जयपुर के नाहरगढ़ किले में नजरबंद करवा दिया गया था। अर्थात उसे बंद कर दिया गया था। कहाँ पे? नाहरगढ़ के किले में। किसको? रस कपूर को। इसके बाद आते हैं हमारे सवाई राम सिंह द्वितीय। कौन आते? सवाई राम सिंह द्वितीय की बात करें तो इनका शासनकाल था 1835 से 1880 तक का। कब से कब तक? 1835 से 1880 तक सवाई राम सिंह द्वितीय का शासनकाल था। सवाई राम सिंह द्वितीय की बात करें तो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह तृतीय का ये बेटा था। सवाई राम सिंह द्वितीय कौन था? जयपुर के राजा सवाई जयसिंह तृतीय का बेटा कौन था? सवाई राम सिंह द्वितीय। और ये कहाँ का राजा बना? जयपुर का। इसका शासन रहा था 1835 से 1880 तक। 1835 से 1880 तक राम सिंह द्वितीय का शासनकाल रहा था। सवाई राम सिंह द्वितीय का कम उम्र में ही जयपुर का राजा बन गया था। इसलिए रेजेंसी काउंसिल के अध्यक्ष थे ना मेजर जॉन लुडलो, उनको सवाई राम सिंह द्वितीय का संरक्षण बनाया गया था। सवाई राम सिंह द्वितीय का संरक्षक किसे बनाया गया था? मेजर जॉन लुडलो को। क्यों? क्योंकि जो राम सिंह द्वितीय थे कम उम्र में ही राजा बन जाते हैं जयपुर के। अर्थात सवाई राम सिंह द्वितीय कम उम्र में राजा बन जाते हैं। इस कारण मेजर जॉन लुडलो को उसका संरक्षक बनाया जाता है। सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में क्या है? जॉन लुडलो के द्वारा जयपुर में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। किसने लगाई थी? जॉन लुडलो ने लगाई थी। लेकिन किसके काल में? सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। तो और साथ ही साथ क्या जॉन लुडलो ने जयपुर में जो समाधि प्रथा थी इस पर भी रोक लगाई थी।
तो जॉन लुडलो के प्रयास से जयपुर में सती प्रथा और समाधि प्रथा, इन दोनों कुप्रथाओं पर रोक लगाई गई थी। अब जॉन लुडलो की बात करें तो इन्होंने दो और कुप्रथाएं थी। कौन कौन सी? एक तो जयपुर में कन्यावध और एक मानव व्यापार, कन्या क्रय विक्रय। तो इस तरह के जो कुप्रथाएं थी, एक जो बहुत सारी गलत प्रैक्टिस जयपुर के अंदर की जा रही थी, तो जॉन लुडलो के प्रयासों से इसको बंद किया गया। और किसके काल में? सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल। और सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए अंग्रेजों ने सवाई राम सिंह द्वितीय को क्या उपाधि दी? सितारे हिंद की। राम सिंह द्वितीय को कौन सी उपाधि दी गई थी? सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। अब बात करते हैं मदरसा ए हुनरी की। किसकी बात करें? मदरसा ए हुनरी की बात करें। 1857 में राज्य में कला और संस्कृति के विकास के लिए सवाई राम सिंह द्वितीय ने क्या किया? जयपुर में एक मदरसा ए हुनरी नामक संस्थान की स्थापना की। क्योंकि वो जयपुर रियासत में कला और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे। किसको? कला और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे। इसीलिए क्या है, जयपुर में मदरसा ए हुनरी नामक संस्थान की स्थापना करता है। 1886 में क्या 1886 में सवाई राम माधो सिंह द्वितीय ने क्या किया? मदरसा ए हुनरी नामक जो स्कूल थी, इसका नाम बदल दिया और क्या कर दिया? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो माधो सिंह द्वितीय क्या करते हैं? जो मदरसा ए हुनरी है, इसका नाम बदल के क्या कर देते? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो ये आप याद रखिएगा, किसने बनाई थी और किसने इसका नाम बदला। फिर जो 1988 में जो मदरसा ए हुनरी है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया गया। महाराजा शब्द हटा दिया, क्या लगा दिया इसकी जगह? राजस्थान। तो स्कूल क्या है? इसका नाम राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया गया। तो मदरसा ए हुनरी को वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो आप यदि अजमेरी गेट से आप सीधे जाएंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। फिर कन्या विद्यालय की बात करें। कन्या विद्यालय की स्थापना जयपुर में करवाई गई थी 1866 में। कांति चंद्र जो मुखर्जी है, किसकी? कांति चंद्र मुखर्जी की सलाह पे सवाई राम सिंह द्वितीय ने क्या किया? जयपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना करवाई थी। किसकी स्थापना? कन्या विद्यालय की स्थापना करवाई थी। सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा ही जयपुर में स्थापित करवाया गया जो कन्या विद्यालय राजस्थान का पहला कन्या विद्यालय माना जाता है। या फिर किसी भी रियासत के द्वारा खोला गया पहला कन्या विद्यालय कौन सा है? यही जो जयपुर में खोला गया था राम सिंह द्वितीय के द्वारा। अब राम सिंह द्वितीय ने क्या? महाराजा कॉलेज जयपुर की स्थापना भी की थी। महाराजा कॉलेज का नाम तो आप जानते ही। जयपुर के जो सवाई राम सिंह द्वितीय थे, इन्होंने जयपुर में महाराजा कॉलेज की स्थापना भी करवाई थी। संस्कृत कॉलेज की बात करें तो राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर में संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी करवाई गई थी। अब खास बात करें तो हमारे आए थे कौन? जॉर्ज एडवर्ड पंचम। किसकी बात कर रहे हैं? जॉर्ज एडवर्ड पंचम की बात कर रहे हैं। तो 1868 में ब्रिटिश शासक थे हमारे जॉर्ज एडवर्ड पंचम, ये जयपुर आते हैं। क्या? जयपुर आते हैं। तो उनके आगमन के समय क्या करता है सवाई राम सिंह द्वितीय? जयपुर में क्या करता है? जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा देता है। किस रंग से? गुलाबी रंग से रंगवा देता है। गुलाबी अर्थात गेरुआ रंग होता है ना, उससे रंगवा देता है। और जब जॉर्ज एडवर्ड पंचम जयपुर आता है तो जयपुर को क्या कहते थे? गोल्डन बर्ड। जयपुर को क्या बोलते थे? जॉर्ज एडवर्ड पंचम गोल्डन बर्ड कहते थे। अब अल्बर्ट साहब आते हैं तो अल्बर्ट संग्रहालय की स्थापना होती है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1868 में जयपुर में की गई थी। 1868 में सवाई राम सिंह द्वितीय ने क्या किया? जो प्रिंस अल्बर्ट थे वो जयपुर आते, तो वो जयपुर आते तो उनके लिए क्या करते? अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना करवाते। अर्थात 1868 में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की नींव प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा ही रखी गई थी। और इसका वास्तुकार कौन था? स्टीवन जेकब। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय था तो इसका वास्तुकार कौन था? स्टीवन जेकब को माना जाता है। और राजस्थान का पहला संग्रहालय यही है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय क्या है? पहला म्यूजियम या पहला संग्रहालय माना जाता है। फिर बात करें स्टैनले रीड की। स्टैनले रीड ने क्या किया? किताब लिखी थी। किताब का नाम था रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। स्टैनले रीड के द्वारा एक किताब लिखी गई। किताब का नाम क्या था? रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। अब इस किताब की बात करते हैं, इस किताब में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये किताब? क्योंकि इस किताब के अंदर जयपुर को पिंक सिटी कहा गया था। पहली बार किसी ने जयपुर को पिंक सिटी कहा तो वो कौन सी किताब थी? रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। और किसने लिखी थी? स्टैनले रीड ने।
फिर बांध की बात करते हैं तो एक रामगढ़ बांध है जयपुर के अंदर, आपने सुना होगा, पानी तो है नहीं उसके अंदर। तो सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया था। सवाई राम सिंह द्वितीय ने क्या किया, रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया था। और रामगढ़ बांध का जयपुर में है, वही जम्मू और रामगढ़ वाला। रामनिवास बाग की बात करें तो रामनिवास बाग जयपुर में, और रामनिवास बाग का निर्माण भी हमारे राम सिंह द्वितीय ने करवाया था जयपुर में। यदि आपको मौका मिले तो अल्बर्ट हॉल के आगे हमारा रामनिवास बाग है। फिर राम प्रकाश थिएटर जयपुर में, इसकी स्थापना करवाई। किसने कब बनवाए थे, राम प्रकाश थिएटर, राम सिंह द्वितीय ने राम प्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया। तो ये कहाँ, जयपुर में। फिर एक केस हो गया था, कौन सा, रूपा बढ़ारण केस। कौन सा केस था, रूपा बढ़ारण केस था। तो ये मामला क्या था, रूपा बढ़ारण मामला जयपुर के राजा सवाई जयसिंह तृतीय की मृत्यु से संबंधित था। अब ये क्या था, ब्लैक और ऑलविज नामक दो अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने क्या, रूपा बढ़ारण केस की जांच कर रहे थे। ये दोनों क्या करते, रूपा बढ़ारण केस की जांच कर रहे थे। और जयपुर की जनता ने क्या किया, ब्लैक और ऑलविज नामक जो अंग्रेज अधिकारी थे उन पर हमला कर दिया। और इस हमले में ब्लैक नामक अंग्रेज अधिकारी को मार दिया। तो रूपा बढ़ारण केस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि रूपा बढ़ारण केस था। तो वह आपको मामला समझा देता हूँ। जयसिंह तृतीय, सवाई जयसिंह तृतीय की मृत्यु हो जाती है। सभी को लगता है जो रूपा बढ़ारण है इसने ही सवाई जयसिंह तृतीय की हत्या की है। तो उस रूपा बढ़ारण पर केस चलता है और रूपा बढ़ारण को मार दिया जाता है। अब बिना सही सबूतों के रूपा बढ़ारण पर केस चलता है और उसको मार दिया जाता है, तो इस पे बहुत हल्ला हो जाता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, तो इसकी जांच की। जांच करने के लिए दो अंग्रेज अधिकारी को भेजा। और दो अंग्रेज अधिकारी कौन थे हमारे, एक तो ब्लैक थे और एक ऑलविज थे। इन दोनों को भेजा। अब जनता ने क्या किया कि इन दोनों अधिकारियों पर हमला कर दिया, और इसमें ब्लैक नामक अधिकारी को तो मार भी दिया। फिर आता है सवाई माधो सिंह द्वितीय। अगला राजा कौन सा, सवाई माधो सिंह द्वितीय। सवाई माधो सिंह द्वितीय जयपुर का राजा था। सवाई माधो सिंह द्वितीय का शासनकाल था हमारा 1880 से 1922 तक। 1880 से 1922 तक सवाई माधो सिंह द्वितीय का शासनकाल था। सवाई माधो सिंह द्वितीय को क्या बोलते थे, बब्बर शेर। सवाई माधो सिंह द्वितीय क्या कहलाते थे, बब्बर शेर। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने क्या किया था, अपने 9 दासियों के लिए जयपुर में नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवाए थे। क्या किया, नाहरगढ़ के अंदर 9 दासियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने क्या किया, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी इसकी स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए की सहायता भी दी थी। तो इसके लिए बहुत बड़ी कहानी थी, लेकिन हम आपको बाद में बताएंगे इस कहानी के बारे में। तो दान की बात करें तो उन्होंने आर्थिक सहायता दी किसकी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए। कितनी, 5 लाख रुपए। और 5 लाख रुपए उस समय की बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। 1904 में सवाई माधो सिंह द्वितीय ने क्या किया, जयपुर में डाक व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। तो आप ये याद रखना कि डाक व्यवस्था की बात करें तो पहली बार डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। कब, 1904 में। मतलब राजस्थान में पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत माधो सिंह द्वितीय के काल में ही मानी जाती है। अर्थात सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा शुरू की गई डाक व्यवस्था थी, राजस्थान में किसी भी रियासत के द्वारा शुरू की गई पहली डाक व्यवस्था थी। फिर मुबारक महल की बात करें तो ये हमारे कहाँ बना, जयपुर के अंदर। मुबारक महल कहाँ है, जयपुर के अंदर। तो आप इसे याद रखेंगे मुबारक महल को। ये पता नहीं मुबारक महल है कहाँ, लेकिन ये जयपुर में ही कहीं है। यदि आपको मौका मिले तो गूगल पे सर्च करके इसे देखिएगा। सवाई मानसिंह द्वितीय की बात करें 1922 से 1947 तक इसका शासनकाल रहा। सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के राजा थे। उनका शासन 1922 से 1947 तक रहा। अब जयपुर के जो अंतिम कछुआ शासक थे कौन थे, सवाई मानसिंह द्वितीय। अर्थात इनकी बात करें तो ये भारत की आज़ादी के समय जयपुर के राजा थे। भारतीय आज़ादी के समय क्या थे, जयपुर के राजा थे मानसिंह द्वितीय। अब मानसिंह द्वितीय की बात करते हैं 1949 से 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख का पद भी इनके पास ही था। राजस्थान के राज प्रमुख का पद किनके पास था, मानसिंह द्वितीय के पास। और सवाई मानसिंह द्वितीय को राजस्थान का पहला राज प्रमुख माना जाता है। अंतिम राज प्रमुख भी सवाई मानसिंह द्वितीय को ही माना जाता है। और सवाई मानसिंह द्वितीय की बात करें तो एकमात्र राज प्रमुख भी वही थे। फिर गायत्री देवी की बात करें, गायत्री देवी क्या थी, सवाई मानसिंह द्वितीय की पत्नी या रानी का नाम क्या था, गायत्री देवी था।
गायत्री देवी ने क्या किया था, 1962 में आम चुनाव लड़ी और जीतकर लोकसभा सदस्य बनी। गायत्री देवी क्या होती है, 1962 में आम चुनाव जीतती है और जीतकर क्या करती है, लोकसभा के सदस्य बनती है। गायत्री देवी ने 1962 में स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा था। कौन सी पार्टी से? स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा। गायत्री देवी क्या राजस्थान में पहली महिला लोकसभा सांसद बनती है। कौन? गायत्री देवी राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। और गायत्री देवी की आत्मकथा क्या थी? द प्रिंसेस रिमेंबर्स। द प्रिंसेस रिमेंबर्स क्या है? गायत्री देवी की आत्मकथा है। और गायत्री देवी की मृत्यु की बात करें तो 29 जुलाई 2009 को अभी हाल ही में गायत्री देवी की मृत्यु होती है। अब आपको जयपुर प्रजामंडल की तो बात पता ही है, मिर्जा इस्माइल वाली। तो मिर्जा इस्माइल सवाई मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे और मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता माना जाता है। और इनके द्वारा जो हीरालाल शास्त्री थे, इनके साथ 1942 में एक जेंटलमैन एग्रीमेंट किया जाता है। तो और इनके नाम पे क्या जयपुर में एक रोड है, MI रोड। तो ये सब चीज़ें आपको पिछले वाले लेक्चर में भी आपने देख ली थी। तो इस तरह आज हमने जयपुर के जो कछुआ वंश है उनके बारे में, या आमेर के जो कछुआ वंश थे उनके बारे में सारी जानकारी ले ली है। हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इतनी जानकारी काफ़ी होती है। तो इस प्रकार के जो वीडियोज़ है उनको देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।